चकाचक जी जब भी कभी कभी सम्मेलन में खड़े होते थे अपनी बारी आने पर, एक तो वो हमेशा लास्ट में ही परफॉर्म करते थे। और जब चकाचक जी मतलब आते थे वहाँ पे, तो आमतौर पे अपना ये पैंट, ये बेल्ट ऐसे करके ये ऊपर उठाते थे ऐसे, और ये कहते हुए कहते थे कि अब मैं अपनी औकात पे आ रहा हूँ। और लिटरली घूम के कहते थे, वो भी नहीं कि एक तरफ, मतलब चारों तरफ घूम के ये बात कहते थे चकाचक जी कि अच्छा ठीक है भाई, काफ़ी समय गुजर गया, अब मैं अपनी औकात पे आ रहा हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो। इस तरह की बातें चकाचक जी। और एक बड़ी खासियत थी उनकी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का उदाहरण देकर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर अटैक करते थे। चकाचक जी को लोग एक हास्य कवि खाली समझते हैं, उनको ये समझते हैं कि नहीं साहब, लेकिन चकाचक जी का समाज के प्रति बड़ा गहरा अध्ययन था और बड़ी गहरे तक पैठ थी। एक कविता मुझको उनकी स्मरण है, होली पर उन्होंने लिखी थी, और वो होली की कवि सम्मेलन में तो हमेशा ही जाते थे। एक हमको याद आ रहा है, ये दूरदर्शन पे भी आई थी जब चकाचक जी जिंदा थे, तो दूरदर्शन वाले कवि सम्मेलन में भी उन्होंने इसको सुनाया था कि देवर ने चिट्ठी भेजी है प्यारी प्यारी भाभी जी। यही उनकी स्टाइल भी यही थी, उनके कहने का भी अंदाज आमतौर पे इसी तरह का रहता था कि देवर ने चिट्ठी भेजी है प्यारी प्यारी भाभी जी, सता रही है इस फागुन में याद तुम्हारी भाभी जी, लगता है मेरे ही कारण मैके में तुम बैठ गई, और सीधे साधे भैया को गुस्सा दिखला के ऐंठ गई, और चांद देख के भैया जी ने रात गुजारी भाभी जी, सता रही है इस फागुन में याद तुम्हारी भाभी जी। अब देखिए, दहेज प्रथा एक समस्या है, सामाजिक समस्या है। इस समस्या को उन्होंने अपने हिसाब से कैसे लिया कि मधुआ की लड़की की शादी टूट न जाए ये डर है। इसका जरा सही पता करो, ये चीज तो नहीं रिकॉर्ड हो गया? अगर चीज रिकॉर्ड हो गया तो इससे 2 लाइन पूछ के खत्म कर दी। भैया लोग आए बनना चाहिए, हमको भेज रहा था, खाली ये पता कर लो कि इसका चीफ तो नहीं रिकॉर्ड हो गया। तो उन्होंने लिखा कि मधुआ की लड़की की शादी टूट न जाए ये डर है, उसका वो लंगड़ा दामाद भी मांग रहा स्कूटर है, देखी जाती अब नहीं मधुआ की लाचारी भाभी जी, सता रही है इस फागुन में याद तुम्हारी भाभी जी। और ये जो जनसंख्या की समस्या है, ये क्या है कि जो लिटरेट क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग तो थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं तो उनकी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो इलिटरेट क्लास है, पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो इस मामले में बहुत कॉन्शियस नहीं होता। उनके हर साल एक बच्चा सही बात पैदा होता रहता है। उसको उन्होंने लिखा था, लड़का होने की ट्राई होती रहती है। हाँ जी जी जी, जितने लड़के हों। तो उसको उन्होंने लिखा कि महरी ने कल से अपना सालाना नागा शुरू किया। महरी जो उनके यहाँ बर्तन मास्टर थे। नागा क्या माने? नागा मतलब गैप। अच्छा अच्छा अच्छा। सालाना मतलब ईयरली। तो जो उसकी ईयरली गैपिंग है हर साल की, वो उसने शुरू कर दिया। ठीक है कि वो नाउ शी इज अगेन लोडेड और शी इज अगेन प्रेग्नेंट, इसलिए वो गैप कर रही है जी। तो महरी ने कल से अपना सालाना नागा शुरू किया, उल्टा सीधा समझाया तुमने पर उसने कुछ नहीं किया। उल्टा सीधा समझाया से तात्पर्य कि इन्होंने कहा होगा कि साहब आप कंडोम का प्रयोग करो या अदर पिल्स वगैरह ले लो या मत करो, मतलब जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हो जनसंख्या को रोकने के लिए वो लो। तो उल्टा सीधा समझाया तुमने पर उसने कुछ नहीं किया, 8 बरस में 8 ठो हैं 8 बरस में 8 ठो हैं, 9वें की पारी भाभी जी, सता रही है इस फागुन में याद तुम्हारी भाभी जी। एक मौसम का मिथक उन्होंने लिया कि और लिखूं क्या पिछवाड़े का आम बहुत बौराया है, और लिखूं क्या पिछवाड़े का आम बहुत बौराया है, रेहन थे जो खेत वहाँ अब तक सरसों गदराया है,
गदराने की है अब तो महुआ की पारी भाभी जी, सता रही है इस फागुन में याद तुम्हारी भाभी जी। लास्ट में जब इन्होंने कंक्लूड की कविता तो आप देखिए कि पूरा भाव ही बदल दिया। लास्ट लाइन उन्होंने क्या दिया कि बड़ी बहन सा प्यार दिया है तुमने मुझे संभाला है, माँ की मुझको याद नहीं है तुमने मुझको पाला है, तुम ही हमारी हो सब कुछ बहन मतारी भाभी जी, सता रही है इस फागुन में याद तुम्हारी भाभी जी। तो चकाचक बहुत छुटीले, बहुत सारगर्भित लिखने वाले और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, बहुत बड़े बड़े भावों को बहुत सिंपल से बनारसी शब्दों में पिरो के करने वाले। कैसे आया नाम चकाचक, कैसे आया? चकाचक नाम तो उन्होंने अपना स्वयं का ही रखा था। अच्छा। वो भी एक यादव जी थे, उन्होंने ही शायद चकाचक उनको फर्स्ट टाइम कहा था, जो मेरी नॉलेज में है। जी जी। क्या वैसे उनका असलियत में नाम क्या है? उनका असली में नाम था रेवती रमण श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा। रेवती रमण श्रीवास्तव। ये औसानगंज नहीं, औसानगंज में नहीं, ये रहते थे, अरे ये लक्सा थाने के पास कौन सा मोहल्ला है, औरंगाबाद। औरंगाबाद के बगल में काली महल। अच्छा अच्छा। ये काली महल के रहने वाले थे। पक्का महल ही हो गया। पक्का महल, पक्का महल, पक्का महल। और एक बार एक तेजू सरदार थे यादव जी, जिनका कहा जाता है कि इनका चकाचक नाम आने में उनका बड़ा योगदान है। तो काशी के पंडों के ऊपर जब उन्होंने लिखा था तो उन्होंने एक ही लाइन याद है कि काबे तेजुआ खोल केवाड़ी आयल हो जजमान चकाचक। और घाटे पे पहले ओके तू नहवाओ, फिर थोड़ा ओसे दान पुण्य कराओ, इहो काशी यहाँ तो होला तनमन धन का दान चकाचक, काबे तेजुआ खोल केवाड़ी आयल हो जजमान चकाचक। एक उन्होंने लिखा गंगा माँ के प्रदूषण और पॉलिटिकल प्रदूषण। देखिए दोनों को कितना अच्छा इंटरमिक्स इन्होंने किया, कितना बढ़िया इन्होंने जोड़ा। ई देखा कलजुग का सुरहग निशानी, ई देखा कलजुग का सुरहग निशानी, कहाँ गंगा जल हो कहाँ गंदा पानी, ई देखा कलजुग का सुरहग निशानी, कहाँ गंगा जल हो कहाँ गंदा पानी। पार्लियामेंट के ऊपर जो कमेंट है वो देखिए। उन्होंने कहा बाऊ आन्हर माई आन्हर बिजुरी जैसन भौजाई आन्हर, के दिया दिखाई संसद में 3/4 आन्हर, के दिया दिखाई संसद में 3/4 आन्हर, ई बड़का प्रदूषण हटावा त जानी, कहाँ गंगा जल हो कहाँ गंदा पानी, ई देखा कलजुग का सुरहग निशानी, कहाँ गंगा जल हो कहाँ। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़े इश्यूज़ को भी बहुत छोटे शब्दों में और ऐसे शब्दों में जो कि खड़े हुए एक रिक्शे वाले को भी समझ में आ जाए। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे अपने आप को बड़ा दिखाने ना, ऐसा कभी उन्होंने आजकल ये समस्या भी हो रही है। उन्होंने बहुत छोटे छोटे निर्मल शब्दों, हाँ एकदम बनारस के जो देशज शब्द हैं उसी का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया। एक मुझे थोड़ा स्मरण करने दीजिए, तो बड़ा बढ़िया उन्होंने लिखा था। देखिए बनारस के एकदम बिल्कुल बनारसी पे उन्होंने लिखा और बनारसी खूबी पर लिखा कि शरर मरर पुरवटवा बोले सरर सरर फगुनहटी। ये हर बनारसी समझ लेगा कि पुरवट जो होता है, जानते हैं पुरवट आप लोग? पुरवट नहीं जानते। पुरवट वो चमड़े का बैग होता है, उसमें कुएं में उसको डिल दिया जाता है, 2 बैलों से उसको खींचा जाता है। एक बार बैल इधर आते हैं,
उसमें पानी वो किया जाता है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद जाके जो है उधर वो किया जाता है, तो पानी मेड़ों के रास्ते खेतों में पहुंच जाता है, वो पुरवट बोलते हैं। उन्होंने लिखा कि चरर मरर पुरवटवा बोले, सरर सरर फगुनहटी, ठहर ठहर के पान घुलावा, बांधा लाल लंगोटी, राजा काशी है। काशी को परिभाषित, हाँ देखिए इतनी आम लैंग्वेज में लिखा कि कोई भी उसको समझ सकता है कि ठहर ठहर के पान घुलावा, बांधा लाल लंगोटी, राजा काशी हो। इसकी लास्ट की लाइनों में इन्होंने कुछ मैसेज दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, और उनके प्रति हमारा क्या नज़रिया हो, उसके लिए उन्होंने इसी लाइन, इन्हीं पंक्तियों में अंत में लिखा कि झलल मलल चोली झलकावे, कितनो बांधे चोटी, घुरूर घुरूर मत घूरा, समझा बहिन मतारी बेटी, राजा काशी। ये चकाचक जी की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण चकाचक जी हमेशा याद किए जाएंगे। चकाचक जी काशी के हर प्रमुख पर्व स्थल पे जरूर पहुंचते थे और उनको पूरा सम्मान भी मिलता था, और वो काशी की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर संभव उपाय करना चाहते थे। खास करके वो जो आज आप देख रहे हैं काशी का स्वरूप, कि काशी के घाटों पर सस्ता सेक्स और सस्ता नशा, ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। उन्होंने हमेशा जिला प्रशासन को भी इस बारे में अपनी कविताओं के भी माध्यम से ये हमेशा कहते रहे कि काशी की जो मूल संस्कृति है, वो काशी का जो ये अंडाकार स्वरूप है, आपने देखा होगा डी शेप्ड गंगा, ये वहीं से प्रस्फुटित होता है, वहीं से प्रज्वलित होता है, वहीं से निकलता है और वहीं सुरक्षित है, वहीं प्रोटेक्टेड है। उसको किसी भी कीमत पे बचाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बाद में वो तरक्की की अंधी दौड़ आती चली गई, और हालांकि चकाचक जी ने वल्गर भी बहुत लिखा। अच्छा, किस, अच्छा चुटकुलों के माध्यम में या कविताओं के माध्यम अच्छा, में। चुटकुले नहीं लिखते थे? नहीं, चुटकुले तो वो सुनाते रहते थे। अच्छा, वैसे ही ठाके। हाँ, एक बार उन्होंने सुनाया था बहुत पहले कि साढ़ बनारसी का लड़का हमसे पूछ रहा था कि अंकल जी सच्चाई और विश्वास में क्या अंतर है। तो मैंने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी माँ है, ये तो सच्चाई है। हाँ, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी माँ है, ये तो सच्चाई है, लेकिन तुम्हारे बाप ही तुम्हारे बाप हैं, ये सिर्फ विश्वास की विषय वस्तु है। ये चकाचक जी है, ये चकाचक जी है। उनका सबसे बढ़िया लगता था कि वो ऐसे खड़े होते थे इस टाइम में, ये मंच पर खड़े ऐसे खड़े होते थे, एक पैर आगे एक पैर, और आने से पहले, कुछ सुनाने से पहले वो कहते थे, अच्छा भाई, बड़े बड़े दूर से मूर्ख लोग पधारे हुए हैं, तो अब मैं भी अपनी ये स्टाइल थी, ये कि अब मैं अपनी औकात, ऐसे पूरी तरफ देख के कहते थे कि अब मैं अपनी औकात में आ रहा हूँ। ये उनकी बड़ी स्टाइल हुआ करती थी चकाचक जी की। और ठलुआ क्लब को चलाने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान था। चलाया है ठलुआ क्लब इन्होंने चलाया है। ठलुआ क्लब एक समय में बिखरने लगा था, कुछ दिक्कतें, फाइनेंशियल भी क्राइसिस थी, अन्य भी प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण ठलुआ क्लब नहीं चल पा रहा था। तो बाद में चकाचक जी और साढ़ बनारसी, धर्मशील चतुर्वेदी, श्री कृष्ण तिवारी जी, और ये 80 वाले आपके कौशिक रविंद्र उपाध्याय। तो आप भी इनके साथ हिस्सेदार थे 2003 से पहले जैसा आपने बताया, आप भी करते थे, अपना समय देते थे कविताओं में और इन सब चीज़ों में? देखिए, मैं तो हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था। अच्छा, तो मैं वहीं छात्र नेता था, पदाधिकारी भी रहा मैं, तो इसलिए वो जानते थे व्यक्तिगत रूप से मुझको, और मैं तो खैर उनका फैन था ही। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था कि चकाचक जी मुझको नाम से जानते हैं।